रोशनी अमित के सामने मुंह फुला फुला कर आगे चलने लगी थी। अमित उसके पीछे पीछे था और प्रीतम, गर्वित और लक्की उन दोनों के पीछे थे। हॉस्टल के दरवाजे के बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही वो लोग काका का ढाबा के लिए निकल चुकी थी। इधर कोयल की सहेलियां उसका घाव देखकर उससे बातें करने लगी थी। अच्छा कोयल, तो उसने तुमसे माफी मांगी? उसके बगल में बैठी लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन पता नहीं आज कल न्यू सिटी बैंक के कस्टमर्स की क्वालिटी को क्या हो गया है। उनका स्टैंडर्ड न दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है, कोयल ने गुस्से से कहा। कैसे? दूसरी लड़की ने पूछा। अरे तुम अब जानती हो ना कि न्यू सिटी बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर्स कैसे होते हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़के को देखा ना, तो ऊंच ही कोयल ने मुंह बनाते हुए कहा। मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? वो क्या कुछ ऐसा वैसा था, मतलब थोड़ा फटीचर टाइप का? दूसरी लड़की ने पूछा। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो कोई पागल था जिससे ठीक से दुनिया नहीं देखी थी। हो सकता है कि वो किसी पागल खाने से भागकर आया था और सीधा सिटी बैंक में घुस गया था। पता नहीं बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं तो उसी टाइम अपने पापा के साथ वहां से निकल गई थी। लेकिन अब अगर दोबारा कहीं मुझे मिला ना और उसने ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की, तो मैं सच बता रही हूं, वो अपना चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगा। कोयल ने अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए कहा। एनीवेज यार, अब तुम लोग भी क्या उसका टॉपिक लेकर बैठ गए? वैसे भी अब हम कभी मिलने वाले नहीं हैं। अरे यार, ये रोशनी और इसका बॉयफ्रेंड कहाँ रह गया और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कोयल ने कहा। वैसे मुझे तो रोशनी का बॉयफ्रेंड ना बहुत अच्छा लगा यार। वो स्मार्ट है, उसके पास हाइट है और वो पतला भी है। मुझे ऐसे लड़के ना न जाने क्यों बहुत अच्छे लगते हैं। अगर अमित के जैसा उसका कोई रूममेट निकला ना, तो मैं पहले ही बता दे रही हूं कि वो मेरा रहेगा। सिर्फ मेरा, मानसी ने हंसते हुए कहा। जब से उसने अमित को देखा था, तब से उससे रोशनी से जलन होने लगी थी। देखो तो दीदी को कैसी जीभ लपलपा रही है। मैंने सुना है अमित स्पोर्ट्स कोटे से है, इसलिए मुझे लगता है कि वो और उसके दोस्त भी एक जैसे होंगे। अब देखते हैं किसको कौन पसंद आता है, दिशा ने कहा और दरवाजे के बाहर देखने लगी। तब तक वो लोग अंदर नहीं पहुंचे थे। जब तक वो लोग अंदर आते, तब तक कोयल उन्हें अपने नए मोबाइल के फीचर्स दिखा रही थी। तीनों लड़कियों ने उसमें ढेर सारी सेल्फी ली और फिर जब वो आखिर में वेटर को बुलाकर उससे ग्रुप फोटो खिंचवाने ही वाली थी कि तभी रोशनी, अमित, प्रीतम, ग्रवीत और लक्की अंदर आ चुके थे। इससे पहले कि लक्की पूरा अंदर घुस पाता, उसने प्रीतम से कहा, तुम लोग जाओ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूं। उसे याद आया कि उसकी पैंट पर कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम चला गया। इधर प्रीतम गर्वित ने जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी को देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्रवीत की तो चाल ही धीमी हो गई थी और प्रीतम ने अपनी कांपती आंखों को छुपाने के लिए ऊपर चश्मा पहन लिया था। अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बात हो रही है भाई? पता है तुम्हारे हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। इतना कितना जोर से खिलखिला रही थी कि पूरा ढाबा ही गूंज रहा था। रोशनी का मन उन तीनों को देखते ही मस्त हो गया था। रोशनी की बात सुनते ही उन तीनों ने रोशनी की तरफ देखा। उसके पीछे ही अमित खड़ा था और अमित के पीछे गर्वित और प्रीतम खड़े थे। जैसे ही उन लड़कियों की नजर गर्वित और प्रीतम पर पड़ी, उनकी जैसी तो बत्ती सी ही गिर गई। उनका चेहरा लटक गया था और वो तीनों ठगा सा महसूस करने लगी। उन्हें जैसी उम्मीद थी, वो दोनों लड़के दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं थे और इसी वजह से एक ही पल में निराशा ने उनके मन को घेर लिया था। उन दोनों को सिर्फ एक बार ही देखने के बाद उन तीनों ने ऐसी नजर फेरी थी कि दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। उनकी ऐसी शक्ल देखकर रोशनी का चेहरा बूझ गया था। वो समझ गई थी कि क्या माजरा था। उसे तो पहले ही पता था कि ये होने वाला था और इसके लिए अमित को उसने वार्निंग भी दी थी, लेकिन वो माना नहीं। अपनी सहेलियों की बुझी हुई शक्ल देखने के बाद रोशनी ने अमित को गुस्से से घूर कर देखा। अमित के पास सिवाय मुस्कुराने के और कोई चारा नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे भी अपने दोस्तों पर शर्म आ रही है। चलो चलो बैठते हैं। अमित ने सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए कहा और आगे बोला, प्रीतम, तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ और गर्वित तुम मानसी के पास आ जाओ। अमित ने कहा। प्रीतम दिशा की ओर बढ़ ही रहा था,
लेकिन उससे पहले ही दिशा उठकर मानसी के बगल में बैठ गई। उसकी इस हरकत से यह तो साफ हो गया था कि वो प्रीतम को नापसंद करती थी और ना ही उसके साथ बैठना चाहती थी। अमित ने जैसे ही ये देखा, वो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसे अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि इससे अच्छा था कि वो खाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देता। लेकिन अब तो वो आ गए थे और इसलिए खाना खाना जरूरी था। इधर दिशा और मानसी ने अपने अपने फोन निकालकर सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया। उस टेबल पर कुल 4 लकड़ी के स्टूल लगे थे और एक स्टूल पर 2 लोग बैठे थे। दिशा और मानसी एक स्टूल पर बैठ गए, प्रीतम और गर्वित एक स्टूल पर, अमित और रोशनी एक स्टूल पर बैठ गए, लेकिन कोयल अकेली बैठी थी। कोयल को अकेले देखकर अमित और रोशनी दोनों ही चौंक गए थे। कोयल उन सब लड़कियों में सबसे सुंदर थी और साथ ही वो सबसे चूजी भी थी। उसके पिता के पास खूब पैसा था, इसलिए वो ऐसी वैसी चीजें पसंद नहीं करती थी। अब ऐसे में अगर लक्की कोयल के पास बैठता तो क्या होता? न कोयल को पता था कि उसके पास लक्की बैठने वाला था और ना ही लक्की को पता था कि कोयल के पास उसकी सीट खाली थी। भले ही लक्की उतना खराब न दिखता था, लेकिन उसके कपड़े उसकी पर्सनैलिटी की मिट्टी पलीत करने में लगे हुए थे। अरे अरे, जल्दी खाने को कुछ मंगवा यार, बहुत भूख लगी है, अमित ने उन सब के बीच पसरे सन्नाटे को चीरते हुए कहा। लेकिन रोशनी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और उसने अमित को फिर से घूर कर देखा। लेकिन तब तक इधर दिशा और मानसी ने मेन्यू उठा लिया था और मोबाइल से अपनी नजर हटाकर मेन्यू में घुसा ली थी। इतने में कोयल ने अपने बालों को ठीक करते हुए अमित से पूछा, अमित, रोशनी तो बता रही थी कि तुम्हारे साथ 2 नहीं 3 लड़के आने वाले थे, तो फिर वो तीसरा लड़का कहां है? कोयल ने जिस तरह यह सवाल किया था, उसे सुनकर तो यही लग रहा था। प्रीतम और गर्वित को देख लेने के बाद भी उसे अभी थोड़ी सी उम्मीद तो बाकी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो तीसरा लड़का उसके लिए बम बनकर आने वाला था। वो तीसरा लड़का अभी वॉशरूम गया हुआ है, बस आता ही होगा वो, अमित ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की थी, ठीक उतनी ही देर में लक्की वॉशरूम से निपट कर वहां आ गया था। अमित अपनी जगह से थोड़ा सा उठा और उसने लक्की की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, ओह लक्की, इधर देख भाई, इधर आ जा। जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी ने अमित की आवाज सुनी, वो सभी लक्की की ओर देखने लगे, लेकिन दिशा और मानसी को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी थी, इसलिए उसने देखते ही फिर से अपनी गर्दन नीचे कर ली और वो मेन्यू देखने लगी। लेकिन कोयल ने जैसे ही लक्की को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मन कर रहा था कि वो टेबल पर अपना सिर दे मारे। इधर लक्की भी उसे देखते ही पहचान गया था और उसकी आंखों में देखते ही वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो समझ गया था कि कोयल को उसे देखते ही उससे नफरत हो गई थी। जब लक्की को और कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, तो वो आखिरकार कोयल के पास जाकर बैठ गया। कोयल ने जैसे ही उसे अपने पास बैठते हुए देखा, तो वो छोटे से स्टूल में भी उससे जितनी दूर हो सकती थी, उतनी दूर जाकर बैठ गई थी। उसे अंदर से तो लक्की से बहुत घिन्न आ रही थी। कोयल, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रोशनी ने कोयल की शक्ल देखते हुए पूछा। वो उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर समझ गई थी कि कोयल को कुछ तो हुआ था जो वो अपने मन में छुपा रही थी। अब तुम लोग कहोगे यार कि मेरी जैसी लड़की की किस्मत ना इतनी खराब कैसे हो सकती है, लेकिन ये वही लड़का है जो मुझे आज न्यू सिटी बैंक में मिला था। अरे बाप रे, ये वही लड़का है? निशा ने पूछा। इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसने वही कपड़े पहने हुए हैं जैसा तुमने इसे बैंक में पहने हुए देखा था, मानसी ने कहा, और दोनों ही लक्की को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। अरे तुम लोग एक दूसरे के अंदर ऐसे घुस करके किस बारे में बात कर रहे हो भाई? रोशनी ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही लक्की के आने से ऐसा क्या हो गया था जो उस टेबल पर बैठी बाकी की लड़कियां भी कुछ कुछ बातें करने लगी थीं। रोशनी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन तीनों में से किसी एक को लक्की पसंद आ गया था। लेकिन दिशा ने कोयल और लक्की के बीच हुई उस टक्कर के बारे में रोशनी को बताया तो उसकी आंखें खुल गईं। जब लक्की के बारे में ये सब बातें की जा रही थीं, तब सब लोग लक्की को घूर कर देख रहे थे। प्रीतम, अमित, ग्रवीत, रोशनी और कोयल, सभी की नजरें लक्की के ऊपर टिकी हुई थी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे।
उन्हें ये लग रहा था कि आखिर लक्की को न्यू सिटी बैंक में जाने की जरूरत क्या थी, या जब वो गया तो उसे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। वहीं रोशनी के मन में ये चल रहा था कि लक्की के आने की वजह से कहीं कोयल उठकर ना चली जाए। वो जानती थी कि कोयल कितनी चूजी थी और इतना सा हो जाने के बाद वो लक्की के साथ एक स्टूल पर खाना तो नहीं खा सकती थी। इधर कोयल ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ रोशनी को देखा और बोली, रोशनी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करो, मुझे थोड़ा सा काम इसलिए मैं निकल रही हूं, जा रही हूं, कोयल ने कहा और बिना किसी की इजाजत का इंतजार किए वो वहां से उठ गई। रोशनी को तो पहले ही से मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला था, फिर भी उसने कोयल को रोकने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं रुकी। रोशनी का गुस्सा भरा चेहरा देखकर इधर अमित अपने आप को कोस रहा था कि आखिर वो इन लोगों को अपने साथ क्यों लेकर आया। लक्की ने जब देखा कि सारी गड़बड़ उसकी वजह से हो रही थी और कोयल लगभग दरवाजे पर पहुंच गई थी, तो वो जोर से चिल्लाया और बोला, रुको। उसकी आवाज सुनते ही सब चौंक गए थे। तभी जाते जाते 1 सेकंड के लिए दरवाजे पर ही रुक गई थी। लक्की को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। एक तो उसे ये बात चुभ रही थी कि आज उसकी वजह से कोयल को वहां से भूखी उठकर जाना पड़ रहा था, और दूसरी बात उसे ये खल रही थी कि उसके आसपास की दुनिया और उसके आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पागल थे। इससे पहले कि कोयल दरवाजे के बाहर निकल पाती, लक्की ने उसे आवाज देते हुए कहा। लक्की की आवाज सुनकर कोयल ने गुस्से में कहा, क्या है, क्या है, फिर से मुझसे टकराना चाहते हो? कोयल ने लक्की से बात करते हुए कहा। लक्की उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, बैंक में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बैंक में ही माफी मांग चुका हूं। देखो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरी गलती की वजह से ऐसी चोट आ जाएगी। आई एम रियली सॉरी। कोयल की नजर लक्की की ओर नहीं देख रही थी। भले ही लक्की की बात सुनकर वो थोड़ा सा पिघल जरूर गई थी, लेकिन अभी भी उसकी पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कोयल ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से फिर से निकलने लगी। लक्की ने उसे फिर से रोका और कहा, अरे, तुम अपना ये पर्स वहां भूल गई थी, मैं तो बस यही देने आया था तुम्हें। इसमें तुम्हारा सिटी बैंक का वो सुप्रीम कार्ड होगा ना? लेकिन ये तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा। कोयल मन ही मन सोच रही थी कि इस आदमी की न्यू सिटी बैंक का जब कोई कार्ड था ही नहीं, तो फिर इसे कैसे पता चला कि वहां कौन सा कार्ड चलता है? हो सकता है मैनेजर ने इसे भगाने से पहले समझा दिया होगा। कोयल ने अपने मन में सोचा और निकलने लगी। लक्की अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। जैसे ही कोयल दरवाजे से बाहर होने वाली थी कि इतने में उधर से कोई रईस ज्यादा सामने आया और कोयल से जानबूझकर टकरा गया। इडियट देखकर नहीं चल सकते क्या? कोयल ने गुस्से में उस आदमी को देखते हुए कहा। उस आदमी ने काले रंग की टी शर्ट और हरे रंग की ट्राउजर पहनी हुई थी। उसकी हाथ में कोई बहुत महंगी सी घड़ी भी थी और वो जिस तरह से कोयल को देख रहा था, उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। अरे बेबी, क्या हुआ? चोट लगी है, मलहम लगा दूं क्या? उस लड़के ने कोयल को छेड़ते हुए कहा। कोयल को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। एक तो वो पहले ही सुबह अपनी चोट भूली नहीं थी और उसके बाद इस आदमी से टकराने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया था। इतना कहते ही वो आदमी कोयल की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लक्की कोयल से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। सभी लोग बस देखे जा रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या लक्की कोयल को बचाने के लिए बीच में आएगा या उसे वो अपनी किस्मत के? इधर वो आदमी कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन कोयल भी उसके सामने ही खड़ी थी। उसने गले में मोटी सोने की चैन पहनी हुई थी और वो इतनी गर्मी में भी जैकेट पहनकर आया था। वो देख पा रही थी कि उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसके सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लक्की ने जब कोयल को देखा तो उसे लगा कि उसे बीच में आना चाहिए, इससे पहले कि वो बीच में जाता। कोयल ने गुस्से से उस आदमी से कहा, मरहम लगाना अपनी बहन की पीठ पे, रास्ता छोड़ और आगे जाने दे मुझे। कोयल ने उसे हड़काते हुए कहा, अच्छा तो तू ही बन जाना मेरी बहन, चला जाऊं। उस लड़के ने कोयल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ने की ओर आगे बढ़ने लगा। उसके इस बर्ताव से कोयल को असहज महसूस हो रहा था और उसने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए। वो लड़का घूरते हुए कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था।
जैसे ही उसने कोयल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, इतने में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे बीच में ही रोक दिया था। जब उस आदमी ने कोयल से नजर हटाते हुए उस आदमी को देखा, तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि लक्की था। भैया भैया क्या कर रहे हो? बहन भी बोल रहे हो और छेड़ भी रहे हो। लक्की ने बहुत प्यार से उस आदमी से कहा और धीरे से कोयल के आगे आ गया। अबे तू कौन है बे? हट जा बीच में से, वरना दिल्ली में नजर नहीं आएगा, उस आदमी ने कहा। अरे भाई प्यार से बात करो ना, मर्द हो तो मर्द की तरह बात करो। मर्द होने में और गुंडा होने में बहुत फर्क होता है। क्यों अमित, प्रीतम, गर्वित, मर्द और गुंडा होने में फर्क होता है कि नहीं होता है? लक्की ने उन तीनों की ओर देखा और इशारे से उन्हें अपने पास बुला लिया। उन तीनों को भी लक्की का इशारा समझने में देर नहीं लगी थी और वो भागकर उसके पास आ गए। अब वो चारों लड़के उस अकेले आदमी को घेर कर खड़े थे। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन अकेला मिल गया ना, उस दिन मारते मारते लाल किला पर चढ़ा दूंगा, उस आदमी ने कहा। लक्की उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर कोयल की ओर देखते हुए बोला, मैडम, आप घर जा रही थी ना? रास्ते में पुलिस स्टेशन आए तो इन भाई साहब की रिपोर्ट लिखवा देना। सबूत की चिंता मत करना। होटल में सीसीटीवी लगा हुआ है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। गर्वित जाकर मैनेजर से पिछले 5 मिनट का फुटेज तेरे फोन में ट्रांसफर करवा ले तो, और सोशल मीडिया पर इसे वायरल करवा और इन भैया को भी टैग कर देना। भाई साहब आपका हैंडल नेम क्या है, बताइएगा प्लीज। लक्की ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबाते हुए पूछा। गर्वित को मैनेजर के कमरे में जाता देख उस लड़के की हालत खराब हो गई थी। ये सब करने से पहले उसने सोचा नहीं था कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। इसलिए उस लड़के ने गुस्से से लक्की को घूर कर देखा और फिर पैर पटक कर बाहर निकल गया। इधर लक्की और उसके दोस्त उस लड़के को जाते देखकर हंसने लगे थे। कोयल के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। उसका गुस्सा अब थोड़ा सा शांत होता दिखाई दे रहा था और उसने लक्की की ओर देखकर कहा, थैंक्स। लक्की बदले में उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। लेकिन इसके बाद कोयल वहां से निकल गई थी। उसे तो लग रहा था कि वो अब रुककर उसके साथ खाना खा लेगी, लेकिन कोई ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं थी। वो एक बार जो डिसाइड कर लेती थी, उसके बाद चाहे उसका खुद का नुकसान हो, लेकिन वो चीज करके ही रहती थी। उसके चले जाने के बाद दिशा और मानसी थोड़ी सी शांत हो गई थी। सब लोगों ने खाना मंगवाया और थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए खाना खत्म कर दिया। बिल भरने के बाद रोशनी अपनी सहेलियों के साथ चली गई। वहीं अमित अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे पर आ गया था। उसने अपने कपड़े बदले और फौरन मैदान में चला गया। आज उसके बास्केटबॉल के ट्रायल होने थे। इधर प्रीतम, गर्वित और लक्की अपने अपने पलंग पर लेट गए थे। तीनों ने अपने अपने फोन निकाल लिए थे और सोशल साइट पर सर्फिंग करने लगे थे। जैसे ही गर्वित ने अपना सोशल मीडिया हैंडल खोला, वो खुशी के मारे जोरों से उछल पड़ा। अरे भाई लोग, अंजलि लाइव आ रही है यार, जल्दी आओ, लॉगिन मारो यार। गर्वित अंजलि को बहुत पसंद करता था। वो उसकी क्लास में ही पढ़ती थी और ऐसे आए दिन वो लाइव आ जाती थी। जिस दिन वो लाइव होती, उस दिन वो पूरे क्लास में ये फैला देती थी। इस ऐप पर जिस पर वो लाइव आती थी, उस पर लड़की उसे अलग अलग इमोजी भेजते थे। हर इमोजी भेजने के कुछ पैसे लगते थे। हर इमोजी की कीमत अलग थी कि इमोजी अंजलि को गिफ्ट में मिलते थे और बाद में वो इसे ही कैश करवा देती थी, क्योंकि अंजलि बहुत खूबसूरत थी और किसी का मन भी मोह लेती थी। इसलिए लड़के ये दिल खोलकर उसे इमोजी भेजते थे। इस पूरे ऐप की एक और खास बात थी और वो ये है कि इसमें सबके नाम दिखाई नहीं देते थे जो उसके असली नाम थे। सब लोगों ने अपने अपने हैंडल अलग अलग नाम से बना रखे थे। जब लक्की को लगा कि उसके पास भी कुछ करने के लिए कुछ खास है नहीं, तो उसने भी अंजलि के लाइव में अपने आप को जोड़ने का सोच लिया। उसे अंजलि से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस इसीलिए जुड़ गया था कि वो बस अंजलि की रूममेट डिंपल को देख सके। वो तो ये देखना चाह रहा था कि क्या डिंपल को उसकी जरा भी याद आ रही थी, क्योंकि आज क्लास में उसने जो ड्रामा किया था, वो ड्रामा नहीं बल्कि सच्चाई थी। इस वक्त तक उसके लाइव में 30 लोग जुड़ गए थे और वो सारे ही उसके क्लासमेट थे। दोपहर लंच से आने के बाद उनकी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए सब लोग उस लाइव से जुड़ गए थे। अंजलि ने अपने हाथों में एक गुलाबी रंग का तकिया दबा रखा था और पीले रंग के हेडफोन लगाए हुए थे। वो कैमरा के सामने देखकर मुस्कुराई जा रही थी, गाइस मुझे आए हुए अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं,
लेकिन आप लोगों की तरफ से न मुझे एक भी प्रेजेंट नहीं मिला है। लगता है आज ना किसी को आइसक्रीम नहीं खानी है और ना ही किसी को मेरे साथ डेट पर जाना है। अब इससे पहले कि मैं लाइव खत्म कर दूं, जल्दी से कोई इमोजी भेजो। अंजलि ने पाउड बनाकर कैमरा की तरफ उछाल दिया। उसे देखते ही लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई थीं। अंजलि पूरे क्लास में बहुत पॉपुलर थी। ऐसा कोई लड़का नहीं था जो उसे पसंद ना करता हो। कुछ लोग तो दिल ही दिल में अंजलि को अपना दिल ही दे चुके थे। जैसे ही उसने प्रेजेंट की बात की तो किसी ने उसकी तरफ गोल्ड रिंग भेज दी, तो किसी ने उसके पास नेकलेस भेज दिया। नेकलेस के लिए थैंक्स मॉर्निंग स्टार, गोल्ड रिंग के लिए थैंक्स राइजिंग हीरो। अंजलि के पास जैसे जैसे गिफ्ट आते जा रहे थे, वैसे वैसे वो लोगों को थैंक्स देती जा रही थी। ज्यादातर लड़के उसे 50 या 100 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दिया करते थे। जैसे ही अंजलि ने कुछ लोगों को थैंक यू बोला, तभी किसी ने नीचे में एक कमेंट लिखा, अंजलि तुम बहुत सुंदर हो, दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हॉट है यार। और इतने में उसे एक और इमोजी मिल गया। अब ग्रवीत से रहा नहीं जा रहा था। उसने भी जोश जोश में 150 का नेकलेस अंजलि के कमेंट सेक्शन में डाला और नीचे अपने हैंडल फ्लाइंग फिश से मैसेज डाला, अंजलि मैं गर्वित में बहुत दिनों से तुम्हारे लाइव आने का इंतजार कर रहा था। हेलो गर्वित, थैंक यू, मैं जानती हूं तुम्हें। अंजलि ने उधर से जवाब दिया। उसका जवाब पढ़ते ही गर्वित की आंखों में चमक आ गई और उसने अपने दोस्तों की ओर देखकर कहा, अरे भाई लोग, तुमने देखा अंजलि ने मेरे मैसेज का जवाब दिया यार। इससे पहले कि वो अपने मैसेज की पूरी तरह से खुशी मना पाता, उसने देखा कि एक लंबा सा मैसेज नीचे उसका इंतजार कर रहा था। अबे गर्वित साले फटीचर, तू कब से अंजलि को प्रेजेंट देने लगा? कहीं से चुरा कर पैसे लाया है क्या? ये मैसेज पढ़ते ही गर्वित की खुशी को मानो नजर सी लग गई थी। लक्की ने देखा कि तुरंत उसकी भौहें तन गई थीं। उसे मालूम था कि पूरी क्लास यही थी और उसे आगे इस चीज के लिए पूरी क्लास में चिढ़ाया जाने वाला था। गर्वित अगर शांत रह जाता तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। इसीलिए उसने भी गुस्से में पलटकर जवाब देते हुए कहा, अगर मैं गिफ्ट दे रहा हूं तो तेरी क्यों जल रही है? तेरी बातों में से ना मुझे कटरे जैसी बदबू आ रही है। ये पढ़कर सामने वाले इंसान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने लिखा, अबे ओए बेवकूफ, पैसे जेब में एक है नहीं और अंजलि को प्रेजेंट दे रहा है साले। बाप ने पैसे फीस भरने के लिए दिए और तुम उससे यहां अय्याशी कर रहे हो। और अपने बाप से ना जरा तमीज से बात करो और लैब का मेंढक बनाकर तुझे यहीं चीर दूंगा। इस तरह की बातें पढ़कर अंजलि भी शॉक थी। उसे लग रहा था कि उसने चैट रूम का माहौल ही खराब कर दिया। इसलिए उसने कहा, अगर तुम दोनों अभी के अभी चुप नहीं हुए ना तो मैं तुम दोनों को बैन कर दूंगी। सॉरी अंजलि, लेकिन शुरुआत पहले इसने की थी। गर्वित ने कहा, अबे खत्म भी मैं ही करूंगा अंजलि, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्रेजेंट, उसने कहा और अंजलि की तरफ एक कार का इमोजी भेज दिया। इस इमोजी की कीमत 1000 रुपये थी। अंजलि इतना तो पूरे लाइव से भी नहीं कमा पाती थी जितना उसने एक प्रेजेंट में कमा लिया था। अंजलि ने तुरंत अपने सुर बदले और उसे थैंक यू बोलने लगी, लेकिन उस लड़के का गुस्सा अभी भी थमा नहीं था। उसने उसे $5 की 5 इमोजी और भेज दिए। हर इमोजी की कीमत 100 रुपये थी और इसके हिसाब से उसे 500 रुपये और मिल गए थे। इतना सारा धन देखकर तो अंजलि की आंखें ही फटी की फटी रह गई थी। आकाश, इतने सारे गिफ्ट देने के लिए ना मैं तुम्हें ढेर सारा थैंक यू बोलती हूं। मैं सच में बहुत खुश हूं, अंजलि ने कहा और आकाश की तरफ एक किस उछाल दिया। ये देखकर तो गर्वित ऊपर से नीचे तक सुलग गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो उससे सबक जरूर सिखाना चाहता था। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे चैट बॉक्स का एडमिन बनाओ, आकाश ने लिखा और अंजलि ने अगले ही पल उसे एडमिन बना दिया। जैसे ही आकाश एडमिन बना, सबसे पहले उसने गर्वित को ब्लॉक कर दिया। फिर उसने अंजलि की तरफ एक और गिफ्ट उछाल दिया, जिसकी वजह से उसका भी मुंह बंद हो गया था। यह देखकर न सिर्फ गर्वित को बल्कि लक्की को भी गुस्सा आ गया था। अब बोलना फटीचर, क्या हुआ? पलंग के नीचे घुस गया क्या? आकाश ने लिखा और चश्मे वाला इमोजी भेज दिया। गर्वित चाहकर भी अब कुछ नहीं लिख सकता था। उधर प्रीतम भी ये सारे मैसेज पढ़ रहा था। भाई लोग, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए
किसी के बारे में इस तरह की बातें लिखनी अच्छी बात नहीं है। यार प्रीतम ने लिखा, लेकिन उसके लिखते ही उसे भी गर्वित की तरह इन लोगों ने बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। कोई उसके कपड़े के बारे में तो कोई उसकी सूरत के बारे में बहुत सारी बकवास बातें करने लगा। गर्वित और प्रीतम दोनों ही गुस्से से आग बबूला हो गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लक्की उन दोनों के इस गुस्से को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे देख रहा था और साथ ही वो चैट रूम की सारी चैट भी पढ़ रहा था। जब कमेंट्स की भरमार लग गई, तब किसी ने नीचे कमेंट लिखा, अरे भाई देखो, किसी ने चांद का इमोजी भेजा है। उसके लिखते ही सब लोग शांत हो गए थे। एक चांद की इमोजी का मतलब 10,000 रुपए। उसे देखकर तो अंजलि के भी तोते उड़ गए थे, इससे पहले कि वो कुछ कह पाती। किसी ने लिखा, अंजलि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अंजलि ने मारे सरप्राइज के अपना मुंह हथेली से ढक लिया। इधर गर्वित ने कहा, भाई अपनी क्लास में ऐसा कौन आ गया जिसने 10,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया? अपनी क्लास में नहीं है यार, बाहर से होगा। कोई अपना क्लास गरीब का कॉलेज है और हम सब में तो सिर्फ आकाश के बाप के पास ही थोड़ा बहुत पैसा है। प्रीतम ने कहा, इतने में 4 और चांद चैट बॉक्स में। मुझे एडमिन बनना है, चांद भेजने वाले ने कहा। अंजलि ने तुरंत आकाश को एडमिन पर से हटाया और उस लड़के को एडमिन बना दिया। सबसे पहले उसने गर्वित पर से ब्लॉक हटाया। अरे भाई देख, इसने मुझे ब्लॉक से हटा दिया यार, मैं वापस मैसेज भेज सकता हूं। गर्वित ने प्रीतम से कहा और थैंक यू एडमिन का एक मैसेज डाल दिया। इधर अंजलि ने वीडियो में कहा, आई वॉन्ट टू गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स एडमिन, लेकिन मैं जानती हूं सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम यूनिवर्सिटी आओ। मैं तुम्हें कैंपस घुमाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहां ये कहने आया हूं कि आदमी के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा आज है, कल नहीं है, लेकिन हम सब कल भी इंसान थे, आज भी इंसान हैं और कल भी इंसान ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के पैसों का ढौंस दिखाकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। उसका ये मैसेज पढ़ते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। अंजलि भी कुछ ज्यादा कह नहीं पा रही थी। किसी को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आखिर इतने पैसे वाला आदमी इनके बीच कौन आ गया था। मगर किसी को मालूम नहीं था कि इतने महंगे तोहफे देने वाला कोई और नहीं बल्कि लक्की ही था। वो सब कुछ सह सकता था, लेकिन इस तरह से अपने दोस्तों की बेइज्जती नहीं। उसे अंजलि या उसके लाइव होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो पसंद करता था उसे। वो तो बस उन लोगों का मुंह बंद करवाना चाहता था जो प्रीतम और गर्वित के बारे में बकवास कर रहे थे। लक्की देख रहा था कि बंजर जमीन जैसे उसके दोस्तों के चेहरे पर खुशी के फूल खिलाए थे, लेकिन क्या प्रीतम और गर्वित इसका पता लगा पाएंगे या लक्की उनकी नजरों से बचकर निकल जाएगा? अंजलि और बाकी के लोग भी उसके इस तोहफे को देखकर चौंक गए थे और फिर उसके बाद उसने जो कहा वो सुनकर तो और भी चौंक गए थे। जैसे ही उस आदमी ने अपना कमेंट खत्म किया, इधर से गर्वित और प्रीतम के मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह क्या बात कही है जियो मुरारी। इधर कमेंट सेक्शन में भी जो लोग अभी तक गर्वित और प्रीतम की टांग खींचने में लगे हुए थे, उन्होंने भी उस आदमी की तारीफ करना शुरू कर दिया था। हाँ यार, एक आदमी को कैसा होना चाहिए? हमारे इस नए एडमिन जैसा होना चाहिए। हाँ भाई, ये आदमी पैसे से नहीं, अनुभवों से बात करता है। क्या बात है, आपको ढेर सारे लाइक सर। आप उन पैसे वाले बापों की बिगड़ी हुई औलादों से 1,00,000 गुना अच्छे हो। वैसे आप बता सकते हो कि आप काम क्या करते हो? जब एडमिन की तारीफ में ये सब कमेंट आने लगे, तो आकाश अपने आप ही शांत हो गया था और थोड़ी देर में उसने चैट रूम भी छोड़ दिया। जैसे ही उसके गायब होने का नोटिफिकेशन चैट रूम में आया, तो गर्वित समेत सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगे। अंजलि, ये चैट रूम का एडमिन कौन है? तभी अंजलि के पीछे से एक आवाज आई। अगले ही पल एक लड़की अंजलि के बगल में आकर लेट गई और कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगी। उस लड़की के बाल लंबे, चेहरा हल्का सा लंबा और नाक तीखी सी थी। उसने भी थोड़ा मेकअप किया हुआ था, जो बिना कुछ सोचे ही अंजलि के लाइव में घुस आई थी। हेलो गाइस, ये मेरी फ्रेंड और मेरी रूम पार्टनर डिंपल है। मुझे तो लगता है कि ये मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। अब आप ना मुझसे थोड़ा सा ध्यान हटाकर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे मैंने इसकी लाइव का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप जा सकते हैं वहां।
अंजलि ने डिम्पल का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा। डिम्पल भी अंजलि का लाइव देख रही थी। जब उसने देखा कि उसके कमेंट सेक्शन में 5 चांद पड़े हुए थे तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। वो अपने मन में इन चारों के पैसे जोड़ रही थी और अचानक उसके मुंह से निकला 50,000। उन चांदों को देखकर ये डिम्पल का भी मन कर रहा था कि वो उस अमीर आदमी से मिले और बात करे जिसने अंजलि को इतना बड़ा तोहफा दिया था, लेकिन उससे पहले वो इस आदमी के बारे में जानना चाहती थी। उसने अंजलि के सामने देखा और पूछा, अंजलि, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया यार। मैं पूछ रही हूं, ये आदमी कौन है? ना सिर्फ डिम्पल बल्कि सभी लोग ये बात जानने के लिए बेताब थे कि आखिर वो आदमी था कौन जिसने एक ही झटके में अंजलि के ऊपर 50,000 रुपए कुर्बान कर दिए थे। अंजलि ने डिम्पल की ओर देखा और कहा, यार पता तो मुझे भी नहीं है ये कौन है। नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है और देखने से भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सर मेरे लाइव पर आज पहली दफा आए हैं। सर, आप अभी भी यहीं पे हैं या गए? अंजलि ने लाइव में पूछा और इतने में उधर से उस आदमी का हाँ काम मैसेज कमेंट सेक्शन में आ गया। उसका कमेंट बढ़ते ही डिम्पल भी मारे खुशी के पागल हो गई थी। उसने फौरन ही उसे इम्प्रेस करने के लिए कहा, सर आप सच में बहुत ही कूल हो, मैं तो आपकी फैन हो गई। आपने मेरी दोस्त अंजलि को 5 चांद दे दिए, ये तो सच में बहुत कूल है। वैसे मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं भी अपना खुद का लाइव शुरू करने की सोच रही थी, तो क्या आप मेरे भी लाइव से जुड़ेंगे? आई प्रॉमिस मैं आपको अंजलि से भी अच्छी रिटर्न गिफ्ट दूंगी, डिम्पल ने कहा और चमकती हुई आंखों से कैमरे की ओर देखने लगी। इधर जब गर्वित ने देखा कि लक्की भी उस लाइव से जुड़ा हुआ था और पलंग पर लेटकर अपने फोन को देख रहा था, तो उसने लक्की से कहा, ओए लक्की सुन, उसे देखना बंद कर। तू जानता है ना वो एक नंबर की लालची लड़की है। पैसे देख लिए उसकी जुबान लपलपाने लगती है। कितनी बेशरम है यार ये, गर्वित ने कहा। लक्की ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और आगे फोन की स्क्रीन की ओर देखता रहा। डिम्पल, अंजलि ने कहा और उसे गुस्से में देखने लगी। वो जबरदस्ती अंजलि का आइडिया चुराकर उसका काम खराब करना चाह रही थी। जैसे ही डिम्पल ने अंजलि को देखा तो उसने कहा, मुझे तो तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम अपना लाइव शुरू करने वाली हो। अगर तुमने शुरू कर भी दिया हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इस चांद को मुझसे छीन लोगी? डिम्पल ने उसकी बात नहीं सुनी और कैमरे में देखते हुए बोली, सर मैं अपने बारे में ना आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ। मैं अभी तक सिंगल हूँ और मुझे ना आज तक कोई आपके जैसा बंदा मिला नहीं है। मिल भी कैसे सकता था सर? आप जैसे तो सिर्फ आप ही हो ना। अगर आपको भी कोई मेरी जैसी बंदी ना मिली हो ना तो हम लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। सर आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो आपसे मिलने की ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, डिम्पल ने कहा और शर्म के मारे अपने गालों को लाल कर लिया। ये डिम्पल की कला थी, वो जब चाहे अपने चेहरे का रंग बदल सकती थी। जैसे ही उसने ये बात कही, नीचे किसी ने कमेंट किया, क्या कहा तुमने? तुम सिंगल हो? उसे पढ़ते ही डिम्पल एक बार के लिए बैकफुट पर आ गई, लेकिन सिर्फ उस चांद वाले आदमी का अटेंशन लेने के लिए उसने अपने आप को कैमरे पर सिंगल बता दिया था। और अगर वो चांद वाला आदमी इसमें इंटरेस्ट दिखाता तो उसके लिए सच में सिंगल भी हो जाती। वो सिर्फ एक ही चीज देखती थी, पैसा। ये लड़की यार पैसों के अलावा किसी की भी नहीं हो सकती यार। कैसी लड़की है यार ये, प्रीतम ने कहा। लक्की ने उसकी तरफ देखा मगर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। हाँ, अभी तक मैं सिंगल ही हूं और आज तक मैंने अपना किसी को बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है, डिम्पल ने जानबूझकर शर्माते हुए कहा। अरे दीदी क्या बात कर रही हो, एक लड़के ने नीचे लिखा और चौंकने वाला ही इमोजी चिपका दिया। अंजलि के चेहरे के भाव भी उसी इमोजी जैसे ही हो गए थे। उसने डिम्पल की ओर देखा और पूछा, कैसी बात कर रही हो? डिम्पल सबके सामने लाइव आकर झूठ बोल रही है। पूरी क्लास जानती है कि अभी अभी तुम्हारा लक्की के साथ ब्रेकअप हुआ है और पूरी क्लास ये भी जानती है कि तुम आजकल राहुल के साथ घूमती हो। डिम्पल अंजलि की बात सुनकर हैरान रह गई थी। अरे तुम भी क्या बोल देती हो? अंजलि, मैं और राहुल तो बस अच्छे दोस्त हैं यार, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ साथ में हैंग आउट करते हैं। और जहां तक बात रही लक्की की, वो तो बेचारा इतना गरीब है। मैं तो सिर्फ उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी, कभी उसे कोई टॉपिक समझा देती तो कभी उसकी नोट्स लिखवा देती थी। हाँ,
जब उसे भूख लगती तो हम लोग साथ में गोलगप्पे खाने चले जाते थे। ये मैं मानती हूँ। वैसे वो पैसे देने के लिए खूब इंसिस्ट करता था, लेकिन मैं उसे पैसे नहीं देने देती थी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे और उसके बीच कुछ चल रहा था। ये सब बकवास है यार। डिंपल से जितना हो सका उसने उतनी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। अंजलि को उसकी बातें सुनकर गुस्सा तो आ रहा था। सर, अगर आप ऐसे डिंपल के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो मुझे भी। इससे पहले कि अंजलि आगे कुछ कह पाती, उसने देखा कि एडमिन चैट रूम छोड़कर चला गया था। उसे जाते हुए देखते ही डिंपल और अंजलि का मुंह उतर गया। इधर लक्की ने अपना फोन बंद कर दिया और आंखें बंद करके अमित के पलंग पे लेट गया। उसकी शक्ल प्रीतम और गर्वित को नहीं देख रही थी। वो दोनों भी अभी इस लाइव से जुड़े हुए थे, लेकिन उन दोनों को भी लक्की के लिए काफी बुरा लग रहा था। इधर लक्की दीवार में अपनी नजरें गड़ाए उसे एकटक देखा जा रहा था। उसके दिमाग में अभी भी डिंपल की कई बातें गूंज रही थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डिंपल ये सब चीजें कह रही थीं, तो उसकी आंखों में जरा भी दर्द नजर नहीं आ रहा था। वो तो ये सब ऐसे कह गई जैसे उसकी और लक्की के बीच जो कुछ था वो सिर्फ लक्की का एक सपना था और डिंपल का उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर ऐसे में उसे पता चलता कि लक्की कौन था, तो फिर वो उन शब्दों के बारे में क्या सोचती जो आज सुबह पूरी क्लास के सामने उसने लक्की को सुनाए थे, तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती। लक्की एक बार तो उसका चेहरा ऐसे देखना चाहता था। ये सब सोचते हुए लक्की को कब अमित के बिस्तर पर नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब उसके बाकी दोस्त क्लास के बाद अपने कमरे पर आ रहे थे, तो वो सब लक्की को भी अपने साथ ही ले आए थे। वो लोग अपना लंच खत्म कर चुके थे और उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत लक्की के साथ भी शेयर किया था। इधर लक्की अपना बैंक बैलेंस देख रहा था। कल जो 50,000 रुपये उसने खर्च किए थे, उसे लग रहा था कि उसने समंदर में से सिर्फ एक बूंद पानी निकाल ली थी। क्या सारा टाइम फोन ही देखता रहेगा? मेरी वार्डन से बात हो गई है। उसने कहा है कि तुम जब चाहो तब फिर से शिफ्ट कर सकते हो, इसीलिए हम आज ही तुम्हारा कमरा खाली करके सारा सामान यहां से ले जाएंगे। अमित को भी कोई दिक्कत नहीं है, उसने भी हां कर दी है, प्रीतम ने कहा। लक्की का भी उस कमरे में अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने भी हां कर दी थी। यार तुम लोग ना सच में जान हो मेरी, लक्की ने कहा और प्रीतम और गर्वित के गले लग गया। अबे जा, सिर्फ गले लगने से काम नहीं चलेगा, शाम को ना असली पार्टी देनी पड़ेगी, गर्वित ने कहा और झूमते हुए बोतल की ओर इशारा कर दिया। सब लोगों को हंसी आ गई। वो लोग मजे मस्ती कर रहे थे कि इतने में अमित आ गया। जैसे ही वो कमरे में घुसा तो सबने उसकी उतरी हुई शक्ल देखी। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। क्या हुआ भाई, लक्की ने पूछा। अमित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। सब लोग जो कि अपने अपने बिस्तर पर लेट चुके थे, वो अमित की ऐसी उतरी हुई शक्ल को देखकर फिर से बैठ गए। बताना भाई क्या हुआ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने फिर से तेरे साथ कोई गेम कर दिया क्या? गर्वित ने पूछा और लक्की की ओर देखने लगा। अमित कुछ नहीं बोल रहा था और बस अपना चेहरा लटकाकर बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोस्त उसकी बातों को कैसे लेने वाले थे, लेकिन उसके पास और कोई नहीं था जिससे वो ये सब बता सके। इसलिए उसने कहा नहीं, कोयल को कुछ हो गया है, और कहते ही उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। बाकी तीनों लोग घबराई हुई नजरों से उसे देख रहे थे। पर हुआ क्या भाई, कोयल ठीक है? लक्की ने उसके पास लगी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जिस हिसाब से अमित की शक्ल वो देख रहा था, लक्की समझ गया था कि मामला इतना सीधा नहीं था जितना बाकी लोग समझ रहे थे। अमित वैसे भी छोटी मोटी चीजों से घबरा जाने वालों में से नहीं था। तुम्हें मालूम है, कल जब कोयल बिना लंच किए ही उठकर चली गई थी तो वो उस लड़के से टकरा गई थी, याद है? फिर उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई और फिर हम लोग बीच में ही कूद गए थे। बाद में कोयल ने वहां से निकलकर पुलिस में उसकी शिकायत भी कर दी थी, लेकिन मुझे आज मालूम पड़ा कि वो आदमी कौन था। अमित ने घबराते हुए कहा। कौन था? लक्की ने पूछा। सब लोग अमित के चेहरे को बिना पलकें झपकाए देखे जा रहे थे। वो मोहित रॉय ज़्यादा था। उसके पिता लाइन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं और वो लाइन ग्रुप का आने वाला CEO है। लाइन ग्रुप प्रीतम के मुंह से निकला। उसने अभी जो सुना था उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। वो इसलिए चौंक कर उसने अपनी कानों को 2-3 बार खुजाया। भाई लाइन ग्रुप तो
दिल्ली की 10 सबसे बड़ी फर्मों में आता है ना। अरे यार, कोयल ने कितनी बड़ी मुसीबत ले ली है। जब लक्की ने उसे शांत करवा ही दिया था तो फिर उसे पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी यार। गर्वित ने कहा। अचानक ही कमरे में बैठे सभी लोगों की नींद खुल गई थी और उनके दिमाग की बत्तियां जलनी शुरू हो गई। लक्की देख पा रहा था कि गर्वित अभी भी बड़बड़ाए जा रहा था, इसलिए उसने उसे शांत करवाने के लिए कहा, हां, लेकिन कोयल भी तो किसी बड़े परिवार की बेटी है ना भाई। भाई, उसके पिता का अकाउंट अगर न्यू सिटी बैंक में है तो वो भी तो पावरफुल होगी ना। लक्की ने कहा। भाई, उसके पापा की कोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम से फर्म तो है, वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन लाइन ग्रुप के आगे वो कुछ भी नहीं है यार। और मैंने तो ये भी सुना है कि लाइन ग्रुप और कोयल ग्रुप के बीच कुछ प्रोजेक्ट्स पर पार्टनरशिप चल रही थी। लाइन ग्रुप ने कोयल ग्रुप को कुछ काम दिलवाया हुआ था, लेकिन अब इस झगड़े के बाद वो वहां से कोयल के पिता के पास एक लेटर आया है और अब वो कह रहे हैं कि उनकी सारी पार्टनरशिप को खत्म कर रहा है और ये भी कहा है कि आगे से वो कोई काम नहीं करेंगे। ये सुनते ही ना भाई, कोयल के पापा सकते में आ गए। बस यही समझ कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया है, वरना हमारे बीच नहीं होते वो आज। अमित ने कहा। लक्की उसकी बात को सुनकर सोच में पड़ गया। आखिर सब में वो क्या कर सकता था। फिलहाल तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी उसके लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था। मारे गए भाई, मारे गए गर्वित अभी भी अपने आप बड़बड़ा रहा था। उसके बोलने के बीच ही अमित का फोन बजने लगा। सब लोग उसके फोन की घंटी की आवाज सुनते ही शांत हो गए थे। आखिर किसका था वो फोन? कोयल की वजह से इन तीनों के ऊपर क्या संकट आने वाला था और क्या लक्की कोयल और अपने दोस्तों को इस मुसीबत से बाहर निकाल। इससे पहले कि लक्की कुछ सोच पाता, अमित का फोन बजने लगा था। सभी लोग पहले से ही बहुत परेशान थे और इस फोन के आ जाने के बाद उनके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई थी। अमित ने डरते हुए अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर देखने लगा। वो फोन रोशनी का था। वो समझ गया कि जरूर कोई बात थी। उसने अपने दोस्तों को देखा और फिर रोशनी का फोन उठा लिया। हाँ बेबी, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, अमित ने कहा और फोन रख दिया। क्या हो गया भाई? लक्की ने पूछा। यार, कोयल को उसके पिता का भी थोड़ी देर पहले फोन आया था। वो कह रहे थे कि भले ही गलती मोहित ने की थी, लेकिन फिर भी कोयल को उसके सामने झुकना पड़ेगा। सामने वाले ने लक्की यह शर्त रखी है कि वो इस मामले को तभी रफा दफा करेंगे जब कोयल एक रात के लिए मोहित के साथ छी। यार, अमित को आगे की बात कहने में भी शर्म महसूस हो रही थी। लक्की ने सोचा भी नहीं था कि मोहित इस हद तक नीचे गिर जाएगा। लक्की ने अपना सिर पकड़ रखा था। आगे अमित ने कहा, मैं पहले से ही मोहित के बाप क्रांति रायजादा को जानता हूं। जो भी उससे उलझने की कोशिश करता है ना, वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। उसके ऊपर ना जाने कितने सारे मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, पर फिर भी वो आराम से बाहर घूम रहा है। सोचो, अगर मुझे पता होता ना कि वो क्रांति रायजादा का बेटा है मोहित, तो हम पूरे मामले को अलग तरह से डील कर सकते थे। अच्छा, कोयल अगर मना कर दे तो? लक्की ने पूछा। वो मना नहीं कर सकती है भाई। अगर उसने मना कर दिया ना तो उसके पापा की कंपनी रातों रात बिक जाएगी और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। भाई सोच, अमित ने कहा। पर यह तो कोई बात नहीं हुई। सिर्फ इसलिए कि कोयल एक लड़की है, उसे इतना कुछ फेस करना पड़ेगा। उसके पापा ने बोलने से पहले एक बार भी सोचा नहीं। कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है यार? लक्की ने कहा। अरे यार, ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं। इन्हें अपनी फैमिली से ज्यादा ना अपने बिजनेस प्यारा होता है, और वो दोनों बाप बेटे एक नंबर के बदमाश हैं। कल देखा नहीं था कि वो कैसे घूर कर देख रहा था। कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यार। गर्वित ने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा। इस वक्त किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर करना क्या था। बस सब लोगों को इस वक्त कोयल की चिंता सता रही थी। लक्की ने देखा कि दिशा, मानसी और रोशनी कोयल को उसके पलंग पर घेर कर बैठे हुए थे। कोयल अपने घुटनों को मोड़कर सहमी सी पलंग के कोने पर अपनी पीठ टिकाए बैठी हुई थी। लक्की ने देखा कि उसकी आंखों में आज रात की कल्पना का डर साफ नजर आ रहा था। उसके गाल पर पहले से ही आंसुओं की लकीरें खींची हुई थीं, पर उसके आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कैसी है कोयल अब? अमित ने अंदर दाखिल होते ही रोशनी से पूछा। रोशनी, अमित
और बाकी सब लोग भी उन दोनों के साथ दरवाजे के पास चले गए। फिर रोशनी ने एक बार और कोयल को देखा। वो परेशान सी पलंग पर बैठी हुई थी। उसके बाद रोशनी ने अमित को देखा और फुसफुसा कर बोला। कोयल के पिता ने कोयल की गलती ना होने के बाद भी उसे बहुत डांटा और खूब सुनाया है। वो पिछले 3 घंटे से बैठकर रो रही है, फिर भी उसके पिता यही चाहते हैं कि वो आज रात मोहित के साथ बिताए। रोशनी के मुंह से ये बात सुनते ही गर्वित को गुस्सा आ गया और उसने अमित से गुस्से से कहा कि ये किस तरह का बाप है यार। यार, मुझे लगता है कि यार उसके पिताजी भी किसी मजबूरी में फंस गए हैं। कंपनी उनकी अकेले की नहीं है, बल्कि उसके 7-8 पार्टनर्स हैं और वो सब उसके बाप को धमकी दे रहे हैं कि अगर उसके पापा ने कोयल को नहीं भेजा तो वो उन्हें और उनकी बेटी को जान से मार देंगे। उनके पापा ने मुझे भी फोन किया था और बोले कि तुम कोयल का ध्यान रखना। और इस दौरान ये कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोयल को इन सब चीजों से बाहर निकाल सकें वो। रोशनी ने परेशान होते हुए कहा। इसके बाद वो लोग आकर कोयल के पास बैठ गए थे। लक्की उसके पलंग से थोड़ी दूर एक कोने में खड़ा होकर उसे देख रहा था। कोयल, देखो रोने से कुछ नहीं होगा। अब हम लोग आ गए हैं ना, तो सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अमित ने उसे चुप करवाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन कोयल के ऊपर से उसकी इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके आंसू खत्म ही नहीं हो रहे थे। लक्की को भी उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था, भले ही उसने उसके साथ कुछ भी किया हो। लेकिन लक्की कोयल को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। गर्वित से उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे, इसलिए उसने जोश जोश में अपनी जेब से फोन निकाला और बोला, अभी 100 नंबर पर फोन लगाओ, बुलाओ पुलिस को अभी के अभी। उसकी जरूरत नहीं है, उसमें कुछ भी होने वाला है नहीं। कोयल ने रोते हुए अपने घुटनों में गड़ा चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। लक्की ने देखा कि रोने की वजह से उसकी आंखें लाल पड़ गई थीं, साथ ही उसमें सूजन भी आ गई थी। लक्की ये भी देख पा रहा था कि कल कोयल की आंखों में जो अकड़ उसे नजर आ रही थी, वो आज गायब हो गई थी। उसको ऐसे लाचार होते हुए देख उसका मन भी उदास हो गया था। वैसे वो इस तरह से आज उसे नहीं देख सकते थे। आखिर वो उसी की मदद करने के लिए यहां आए थे। मानसी ने कोयल को एक टिश्यू दिया। उसने उससे अपनी नाक पोंछी और आंसू भरी आंखों से अमित की ओर देखकर बोली, पुलिस को फोन करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमने उन्हें बुलाया ना, तो मामला फिर और मेरे पापा के लिए और ज्यादा बिगड़ जाएगा। क्या करूं मैं यार। जानती थी कि ये बड़े मसले थे और इसमें पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। वैसे भी पहले ही पुलिस को बुलवाने और बताने की वजह से ही तो ये सब मुसीबत खड़ी हो गई थी। अब अगर वो फिर उसी रास्ते पर गए तो क्रांति रायजादा और ज्यादा नाराज हो सकता था। जितना वो नाराज होता, उतनी कोयल और उसके पिता की हालत खराब हो जाती। अगर किसी को फोन करना है तो किसी ऐसे आदमी को करो जो मोहित और उसके बाप से भी बड़ा आदमी हो। वो ही हमारे बीच में बोलकर हमारी मदद कर सकता है। मैं भी अपने पिता से पूछता हूं कि वो किसी ऐसे आदमी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, अमित ने कहा और अपना फोन निकालकर अपने पिता को फोन करने के लिए बाहर चला गया। मैं भी पूछती हूं, रोशनी ने कहा। दिशा और मानसी भी इस काम में लग गए थे। हालांकि दिल ही दिल में सब लोग इस बात को जानते थे कि उनके परिवार के कॉन्टैक्ट्स इतने बड़े नहीं थे कि वो लाइन ग्रुप के ऊपर दबाव बना सके। पर फिर भी इस वक्त वो कोयल का दिल बहलाने और उसे शांत करने के लिए ये सब कर रहे थे। प्रीतम और गर्वित ने कुछ नहीं कहा। उसके पास कोई कनेक्शन नहीं था। लक्की, जो कि कब से चुपचाप एक कोने में खड़ा था, उसने कोयल की ओर देखा और बोला, चिंता मत करो, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। लक्की के मुंह से यह बात सुनकर कोयल थोड़ा चौंक गई थी और वो उसी की ओर देखने लगी। जब वो रो रही थी तो उसे पता ही नहीं चला कि लक्की भी उसे चुप करवाने के लिए आया हुआ था। लक्की को उसने अभी देखा था और देखते ही उसने अपनी नाक साफ करते हुए पूछा, तुम भी आए हो? लक्की ने सिर्फ उसकी बात सुनी और जवाब में हां में गर्दन हिला दी। जिस तरह से वो लक्की को देख रही थी, उसे लग नहीं रहा था कि वो इस वक्त उसे इस कमरे में देखना चाहती थी। कल वो भले ही उसके लिए वहां खड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी कोयल का उसके लिए जो गुस्सा था वो पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। कोयल, लक्की भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहां आया है यार।
वो भी वही सोच रहा है जो हम सब सोच रहे हैं। उसे भी तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी कि हमें। रोशनी ने लक्की की ओर से जवाब देते हुए कहा। अच्छा, इसे भी चिंता है। अगर कल तुम वहां नहीं आते ना, तो मुझे वहां से उठकर नहीं जाना पड़ता। ना ही मैं वहां से उठकर जाती और ना ही मैं जल्दबाजी में मोहित से टकराती। अगर मैं मोहित से टकराती नहीं तो फिर तुम बीच में आकर हीरो नहीं बनते, तो बताओ क्या ये सब होता? बोलो। कोयल ने लक्की की ओर देखते हुए उससे पूछा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कोयल का पारा और भी गर्म हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो इधर उधर का सारा गुस्सा लक्की पर ही निकालने की फिराक में थी, और इसलिए अगले ही पल वो अपने पलंग पर से खड़ी हुई और लक्की की ओर चिल्लाते हुए बोली, निकलो अभी के अभी मेरे कमरे से, बाहर निकलो, निकलो अभी। कोयल, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तो बेचारा तुम्हारी मदद करने के लिए यहां आया हुआ है और तुम उसी के ऊपर बरस रही हो। कल अगर ये नहीं होता और वो मोहित तुम्हारे साथ होटल में बदतमीजी करता, तब तुम क्या कर लेती? रोशनी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने गुस्से का शिकार लक्की को क्यों बना रही थी। जब रोशनी और कोयल के बीच ये सब बातें चल रही थीं, तब भी लक्की बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। आज फिर उसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। अरे अरे रुको लक्की, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वो तो कोयल को बस थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, वरना वो कोई बात नहीं है यार। और वैसे भी तुम समझ सकते हो ना कि आज उसकी हालत कैसी है, लेकिन उसके चक्कर में तुम अपना मूड मत खराब करो प्लीज। अमित ने लक्की को एक कोने में ले जाकर समझाते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ सकता हूं यार कि कोयल अभी थोड़ी परेशान है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। तुम उसे जाकर कह दो कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी थोड़ी ही देर के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लक्की ने कहा, और अमित के कंधे पर अपना हाथ रखकर वो दरवाजे के बाहर निकल गया। आज के बाद ना इस लड़के की शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, कोयल ने अपने दांत पीसते हुए कहा और फिर अपने पलंग पर बैठ गई। फिर जब उसने देखा कि अमित उसे देख रहा था, तो उसने अपना फोन उठाया और बोली, मैं अभी अपने स्कूल के दोस्त प्रशांत को फोन करके देखती हूं। उसके पापा भी बड़े आदमी हैं, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर सके। कोयल ने अपना फोन निकाला और अपने दोस्त को फोन लगाने लगी। इधर बाकी के लोग भी अपने अपने फोन पर ही लगे हुए थे। कोई अपने किसी अंकल को फोन कर रहा था, तो कोई अपनी किसी आंटी को, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कोयल की मदद कर सके। इधर लक्की जब रोशनी की होटल से बाहर आया, तो उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर याद करने लगा। दिमाग पर थोड़ा सा जोर देने के बाद उसे नंबर याद आ गया था और उसने अपने फोन में उसे डायल किया। 2-3 बार घंटी बजी और उधर किसी ने फोन उठा लिया था। अच्छा, तो आज घर के सबसे बड़े बेटे को इस बूढ़े की याद अभी आई है। वहां मेरा बच्चा 8 सालों से बाहर तड़प रहा है और यहां ये बूढ़ा उसके लिए परेशान होने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा है। फोन के दूसरी ओर से एक बूढ़े आदमी की आवाज लक्की के कानों में गूंज गई। वो सालों बाद इस आवाज को सुन पा रहा था। इस आवाज को सुनने के लिए उसके कान कब से तरस गए थे, लेकिन वो चाह कर भी उन्हें फोन नहीं कर सकता था। जब तक वो गरीबी की परीक्षा को पास नहीं करता, तब तक वो उन्हें फोन नहीं कर सकता था। आज इतने साल बाद उनकी आवाज सुनी तो लक्की की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भर आया था। सालों से उसे अपनी अकेलेपन की आदत सी हो गई थी कि वो भूल गया था कि उसका कोई परिवार भी था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। काशीनाथ जी, आप कुछ ज्यादा ही गंभीर होकर बात नहीं कर रहे हो। आपको आइडिया नहीं है कि आपकी आवाज इतने सालों बाद भी सुनकर ना मुझे कितनी खुशी हो रही है। वैसे मैं आपसे कुछ काम की बात करना चाहता हूं, इसलिए आपको फोन किया है, लक्की ने कहा। हाँ, बताओ, ये बूढ़ा तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? काशीनाथ जी ने पूछा। अब क्योंकि मैंने वो परीक्षा पास कर ली है, तो इसका मतलब मैं परिवार के सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता हूं ना? लक्की ने पूछा। हाँ भाई, परीक्षा तो परसों ही पार कर गए थे और परिवार ने आपके ऊपर से सारी बंदिशें भी उसी दिन हटा दी थीं। काशीनाथ जी ने कहा। ठीक है, तो मैं क्रांति रायजादा, जो कि लॉयन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, उनसे साफ शब्दों में कुछ कहलवाना चाहता हूं। लायन ग्रुप? ये लायन ग्रुप किसका है?
काशीनाथ जी ने अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देते हुए याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। दिल्ली का ही एक छोटा सा ग्रुप है, लक्की ने कहा। वो जानता था अग्रवाल एंड अग्रवाल नाम का उनका ग्रुप पूरे देश में फैला हुआ था और उनके ग्रुप के आगे ये लायन ग्रुप कुछ भी नहीं था। ओह अच्छा, दिल्ली की कंपनी है। हाँ, तो हो जाएगा। मैं अभी रुस्तम डांगी को फोन कर देता हूं। नॉर्थ का सारा काम वही तो देखता है। वैसे आप उस क्रांति रायजादा से कहलवाना क्या चाहते हो? काशीनाथ जी ने पूछा। उनसे ये कहना है कि कोयल ग्रुप के अगेंस्ट वो जो भी एक्शन लेने का सोच रहे हैं उसे वो अभी की अभी रद्द कर दे। लक्की ने कहा, ठीक है, समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, अभी आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा। काशीनाथ जी ने कहा। लक्की ने फोन रख दिया था। उधर कोयल ने अपना फोन काट दिया था। उसने अपने जीस दोस्त को फोन किया था। उसके पिता दिल्ली के किसी बड़े से आदमी से मिलकर उसका काम करवाने वाले थे। अब देखना यह था कि आखिर कौन मोहित को कोयल से दूर करवाने वाला था। क्या ये श्रेय उसका दोस्त प्रशांत को जाता या फिर लक्की इस खेल में बाजी मारता? क्या कोयल को कभी पता चलता कि लक्की आखिर कौन था? उधर लक्की की बात सुनते ही काशीनाथ जी ने रुस्तम दांगी को फोन लगा दिया था और इधर कोयल के दोस्त प्रशांत के पिताजी ने भी उसकी मदद करने की ठान ली थी। प्रशांत के पिता जयेश ने कोयल की मदद करने के लिए इसलिए हां कर दी थी क्योंकि दिल्ली ट्रेड एंड मर्चेंट यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल उनके स्कूल के खास दोस्त थे। अगर चेतन मित्तल ने इस मामले में क्रांति रायजादा को फोन भी कर दिया तो कोयल की सारी मुश्किल एक बार में ही हल हो जाती। इस वक्त चेतन मित्तल अपनी कंपनी में किसी विदेशी क्लाइंट के साथ एक डील साइन करने में जुटे हुए थे। इस क्लाइंट से न सिर्फ चेतन मित्तल की कंपनी को बल्कि दिल्ली के हर छोटे बड़े व्यापारी को ढेर सारा फायदा होने वाला था। पूरा सौदा लगभग 1500 करोड़ रुपए का था। जब यह मीटिंग चल रही थी तभी चेतन मित्तल के कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और उनका सेक्रेटरी हॉल के अंदर आ गया। इस तरह से अपने सेक्रेटरी को बीच में घुसते देखकर चेतन मित्तल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके आने की वजह से बाकी लोग भी परेशान हो रहे थे। उनकी नजर में यह बहुत बुरा व्यवहार था। सेक्रेटरी भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था, मगर फिर भी उसके पास अंदर आने के अलावा कोई चारा नहीं था। सर, एक बात करनी थी आपसे, सेक्रेटरी ने धीरे से चेतन मित्तल के पास आते हुए कहा। उसने भी हां में गर्दन हिला दी। इसके बाद सेक्रेटरी उसके करीब आया और उसके कानों में कुछ कहने लगा। जैसे ही चेतन मित्तल ने अपने सेक्रेटरी की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, मुझे माफ करना साथियों, लेकिन मुझे अब भी किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए यहां से निकलना पड़ेगा। हम इस डील के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं जानता हूं कि इस तरह की मीटिंग को बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे आज माफ कर देना प्लीज। इतना कहकर चेतन अपनी कुर्सी पर से उठा और दरवाजे से बाहर निकलने लगा। तब तक दूसरे पक्ष के अनुवादक ने उन अंग्रेजों को चेतन की बात समझा दी, जिस पर उन्होंने जवाब में कहा, चेतन जी, अगर आप इस तरह से डील के नेगोशिएशन के बीच में उठकर चले जाएंगे तो फिर आगे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहेंगे। चेतन ने पलटकर देखा तो पाया कि उनका लीडर चेतन के इस व्यवहार से बहुत ही नाराज हो गया था। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इस वक्त मुझे जाना पड़ेगा। आगे जैसा आप लोगों को ठीक लगे, चेतन ने कहा और वहां से निकल गया। उसके सेक्रेटरी ने उसके कान में यह कहा था कि अभी अभी रुस्तम डांगी का फोन आया था और उसने लॉयन ग्रुप और कोयल ग्रुप के बीच जो विवाद था उसे सुलझाने के लिए चेतन मित्तल को याद किया था। चेतन मित्तल के लिए 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुस्तम डांगी का फोन था। वो एक बार के लिए अपने धंधे में नुकसान झेल सकता था, लेकिन वो रुस्तम डांगी की नाराजगी किसी भी कीमत पर नहीं झेल सकता था। अगर ऐसा होता ना तो सिर्फ उसे पैसों का नुकसान नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी कंपनी और अध्यक्ष होने की उसकी जो छवि थी वो छवि एक बार में ही धूमिल हो जाती। इधर चेतन मित्तल सबसे नीचे माले पर पहुंच गया था और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता जा रहा था। उसका सेक्रेटरी भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। ठीक इसी वक्त प्रशांत के पिता जयेश भी चेतन के दफ्तर में पहुंच चुके थे। चेतन भाई जयेश जी चेतन की ओर देखकर मुस्कुराए
और उसकी ओर बढ़ने लगे। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि चेतन उनकी इस मामले में कुछ मदद कर सकता था, लेकिन चेतन ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और ना ही उसकी बात को सुना। वो दरवाजे से सीधा बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। इधर लक्की भी लाल किले की दीवार पर आकर बैठ गया था। वहीं पास में एक चौपाटी थी जहां पर ढेर सारे लोग शाम के वक्त घूमने फिरने आया करते थे। लक्की वहां आते जाते हुए लोगों को अकेला बैठकर देख रहा था। एक प्रेमी जोड़ा दीवार पर थोड़ी ही दूरी पर उसके पास बैठा हुआ था। वो दोनों एक ही आइसक्रीम को बारी बारी से खा रहे थे। लक्की को उन्हें देखकर डिम्पल के साथ बिताए वो सुहाने दिन याद आ रहे थे। हालांकि अक्सर उसके साथ खाना बनाता था और उसे यही लाल किले की दीवार पर बैठाकर खिलाता था। वो अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर उसे आइसक्रीम भी खिलाता था। डिम्पल के साथ गुजरा उसका वक्त इतनी जल्दी गुजर जाएगा, उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। भले ही उसे अपने आप पर यह शक था कि वो परीक्षा में पास कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसे कभी यह शक नहीं था कि वो और डिम्पल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। उन दोनों ने इस दीवार पर बैठकर कितने सारे वादे किए थे। कितनी बार डिम्पल अपना सिर उसकी गोदी में रखकर यहां से लाल किले की मीनार को देखा करती थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ये रातों रात इतनी बदल जाएगी। डिम्पल उसके लिए उस मीनार जैसी हो गई थी जिसे अब वो सिर्फ देख सकता था, छू नहीं सकता था। जब लक्की अपने इन सब ख्यालों में खोया हुआ था, ठीक उसी वक्त फिर से उसके फोन की घंटी बजी। लक्की ने देखा यह भूमिका का फोन था। उसका फोन देखते ही लक्की उदास हो गया था। सिर्फ डिम्पल ही नहीं, बल्कि भूमिका भी उन लड़कियों में से थी जो उसके सीधेपन का बहुत फायदा उठाती थीं। वो कॉलेज की चीयर लीडर टीम की लीडर थी। लक्की भी उस टीम का अभी तक एक हिस्सा था। भले ही उस टीम में सभी लड़कियां थीं, लेकिन कपड़े उठाने, सामान उठाने, बाजार कुछ ले जाने का सारा काम लक्की ही देखता था। वो लड़कियां थीं और इसलिए वो ये सब काम नहीं कर सकती थी। इसलिए लक्की इन सब चीजों के लिए उनका असिस्टेंट बन गया था। हेलो लक्की, अभी के अभी ना मैदान में आओ, उधर से भूमिका ने कहा। हाँ, पर क्या हुआ? लक्की ने पूछा। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जो कह रही हूं वो करो। वैसे भी यहां मेरा दिमाग खाने वाले बहुत से लोग मेरे सिर पर बैठे हुए हैं, भूमिका ने कहा और बिना लक्की की बात सुने ही फोन काट दिया। लक्की को कभी कभी भूमिका के ऊपर हंसी आती थी। उसका दिमाग अक्सर गर्म ही रहता था और फिर भी उसे लीडर बना दिया गया था। ऐसे में तो वो और भी ज्यादा गर्म हो जाती थी, इसलिए लक्की उसकी बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानता था। यहां बैठकर डिम्पल को याद करने से तो अच्छा है कि वहां चलकर कुछ काम ही किया जाए, लक्की ने अपने आप से कहा और दीवार के नीचे कूद गया। इसके बाद उसने अपनी पैंट साफ की, अपना हाथ साफ किए और मैदान की ओर जाने के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर बाद लक्की मैदान में पहुंच चुका था और उसने देखा कि मैदान में अभी 5-6 सुंदर लड़कियां खड़ी थीं। लक्की, पहले तो तुम इधर आओ, तुम आज इतने स्लो मोशन में क्यों चल रहे हो? भूमिका ने लक्की को अपने पास बुलाते हुए कहा। वो एक लंबे से कद की लड़की थी जिसका चेहरा लंबा और आंखें थोड़ी सी डरावनी थीं। हर वक्त उसका दिमाग गर्म होने की वजह से उसकी भौहें हमेशा तनी हुई रहती थीं। इससे पहले कि लक्की कोई जवाब दे पाता, भूमिका ने अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और बोली, जाओ और मेरी सभी साथियों के लिए पानी का बोतल लेके आओ। अरे यार, ये तो तुम मुझे फोन पे ही बता सकती थी ना। अगर तुम पहले ही बोल देती तो मैं पहले ही लेकर आ जाता। अब फिर से इतना जाओ, लक्की ने कहा। अच्छा, तो तुम अब लीडर को सामने से जवाब दोगे? 2 कदम और चलने से ना तुम घीस नहीं जाओगे लक्की महाराज, और तुमसे अगर नहीं होता ना तो बोल दो, मैं खुद ही जाकर ले आऊंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? भूमिका ने उसके सामने मुंह बनाते हुए कहा। लक्की को लगता था कि भूमिका हमेशा गुस्से में ही रहती थी और वो सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर बरसती थी तो वो लक्की ही था। हालांकि लक्की को कभी उसके गुस्से से डर नहीं लगता था। वो तो उसके काम के लिए सिर्फ इसीलिए हां कर देता ताकि उसकी वजह से भूमिका का गुस्सा और ना बढ़ जाए। अगर वो इसी तरह से गुस्सा करती रहती तो एक दिन उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाने का खतरा पक्का था। नहीं, ठीक है, मैं ही जाकर ले आता हूं, पर यह आखिरी बार है, अगली बार से ना, मैं नहीं। इससे पहले कि लक्की आगे कुछ बोल पाता, भूमिका ने अपनी आंखों को उसे डराने के लिए बड़ा कर लिया था।
उसकी आंखें देखकर लक्की को मन ही मन हंसी आ रही थी और इससे पहले कि वो उसके सामने हंसता वो वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद लक्की वापस आ गया और उसने 5 बोतल लाकर टेबल पर रख दी। सभी लड़कियां टेबल के पास आ गईं और पानी पीने लगी। इसके बाद भूमिका और बाकी सभी लड़कियां बास्केटबॉल के कोर्ट पर प्रैक्टिस करने के लिए चली गई थी। लक्की वहीं स्टैंड्स में बैठकर उन्हें देख रहा था। जब तक वो प्रैक्टिस करने वाली थी तब तक लक्की को वहीं बैठना था। अगर बीच में उन्हें किसी चीज की जरूरत लगती तो लक्की उन्हें वो सभी चीजें लाकर देने वाला था। जब लक्की बैठकर उनकी प्रैक्टिस देख रहा था तभी उसे अपने पास से एक आवाज आई, तुम भी वहां जाकर उनके साथ क्यों नहीं खेलते? लक्की ने घूम कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पास एक लड़की आकर बैठ गई थी। उसके बाल बहुत खूबसूरत थे और उसका चेहरा गोल था। उसकी आंखें भूरे रंग की थीं। हेलो, लक्की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि लक्की इसके आगे कुछ कह पाता, उसने देखा कि लड़की के बगल में एक और लड़का आकर बैठ गया था जिसने बास्केटबॉल खेलने के लिए पहने जाने वाले कपड़े पहन रखे थे। उसने पहले लक्की को देखा और फिर उस लड़की की ओर देखते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम विक्रांत है। मैं बास्केटबॉल टीम से हूं। मेरी फैमिली बिजनेस में है और अभी हम लोगों ने एक छोटी सी कंपनी खोली है जिसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ रुपए का है, विक्रांत ने कहा और मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। लक्की को इस बात पर हंसी आ गई थी कि विक्रांत ने आते ही अपने इंट्रोडक्शन में अपनी कंपनी का टर्नओवर बता दिया था। वो उस लड़की को भी उस तरह से देख रहा था जिस तरह से वो बाकी लड़कियों को देखता था। वो जितना ज्यादा लड़कियों को देखता था लड़कियां भी उसे उतना ही देखती थीं। विक्रांत दिखने में भी काफी हैंडसम था, इसलिए कोई भी लड़की उसे आसानी से भाव दे दिया करती थी। लेकिन इधर मामला अलग था। उस लड़की ने उसे और उसके हाथ को देख तो लिया था, लेकिन उससे मिलाने के लिए उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए उससे कहा, मेरा नाम अदिति है, मैं भूमिका की दोस्त हूं। जब अदिति ने विक्रांत से अपना हाथ नहीं मिलाया तो विक्रांत थोड़ा सा झिझक गया और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर अपनी शर्म को छुपाने के लिए उसने अदिति की ओर उत्साह से मुस्कुराते हुए देखा और बोला, अदिति काफी अच्छा नाम है। भूमिका तो वैसे अभी प्रैक्टिस में बिजी है और उसे तो अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए वो अभी तुमसे बात नहीं कर पाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वॉक पर ले जा सकता हूं। मैं तुम्हें प्लेग्राउंड भी दिखा दूंगा और हम थोड़ी बातें भी कर लेंगे। यू नो, आई जस्ट लव टॉकिंग टू गर्ल्स। विक्रांत ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नहीं सॉरी, मैं यही ठीक हूं। अदिति ने एक मुरझाई सी मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा। अदिति की इस मुस्कान ने विक्रांत के लिए सारे दरवाजे मानो उसके मुंह पर ही बंद कर दिए थे। वो शर्मिंदा तो बहुत महसूस कर रहा था, पर फिर भी अदिति इतनी सुंदर थी कि वो उसे अपने हाथ से यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि अदिति उसके साथ टहलने जाए, लेकिन इससे पहले कि वो अदिति को मना कर पाता, उसकी टीम के किसी साथी ने उसे बुला लिया और बीच में ही उसे जाना पड़ा। जैसे ही विक्रांत उन दोनों के बीच से उठकर निकला, अदिति लक्की की तरफ घूमी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लक्की। लक्की ने बहुत ही फीका सा जवाब दिया। असल में जिस तरह से अदिति उसे देख रही थी, लक्की उसे देखता ही रह गया था। इतने प्यार से तो शायद कभी डिंपल ने भी उसे नहीं देखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लक्की को अपने लिए थोड़ी सी भी घिन नजर नहीं आ रही थी। ना ही उसे ऐसा लग रहा था कि अदिति को उसके पास बैठने में किसी तरह का पछतावा हो रहा था। अदिति की नजरों में लक्की के लिए कोई दया या भाव भी नहीं था। लक्की देख पा रहा था कि वो जैसा था, अदिति उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर रही थी। जब लक्की को इन सब चीजों का भान हुआ तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर अदिति के लिए एक मुस्कान आ गई। अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच कोई बात आगे हो पाती, भूमिका उन दोनों के बीच में आ गई। अदिति, तू यहां क्यों बैठी हुई है? भूमिका ने कहा। इससे पहले कि अदिति अपनी ओर से कुछ कह पाती, भूमिका ने लक्की को वहां से उठने का इशारा किया और बोला, जाओ सबको पानी पिलाओ। लक्की को उसकी बात का बुरा तो लगा, लेकिन क्योंकि अदिति वहां बैठी थी इसलिए उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। उधर जब लक्की सब लड़कियों को पानी पिला रहा था, तब इधर सब लोग कोयल के कमरे में परेशान से घूम रहे थे।
कोयल ने देखा कि सूरज ढलने लगा था और जल्द ही रात होने वाली थी। उसे लग रहा था कि मोहित रायजादा कभी भी उसे लेने के लिए उसके आदमी वहां भेज सकता था। बाकी लोगों को भी यही डर सता रहा था। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना, कोयल ने अचानक ही चीखते हुए कहा। सब लोगों ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आकर बैठ गए। तू चिंता मत कर कोयल, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, रोशनी ने कहा। हालांकि उसे भी यही लग रहा था कि कोयल के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सब लोग फोन कर कर के हिम्मत हार गए थे। किसी के पास अब कोई कांटेक्ट नहीं बचा था कि अचानक कोयल के फोन पर उसके पिताजी का फोन आया। कोयल ने फोन उठाया। उधर से उसके पिताजी ने ना जाने क्या कहा। जिस पर कोयल बोली, भाट। इतना कहती उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर ऐसा क्या कहा था उसके पिताजी ने? क्या उसका मैटर सॉल्व हो गया था या फिर मोहित के आदमी उसे लेने के लिए आ रहे थे?